नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बीएसपी में एक बहुत बड़ा बदलाव इस समय मैं देख पा रहा हूँ। आम तौर पर जो भी पिछले चुनाव हुए हैं उसमें बसपा तुरंत एक्टिव हुई थी, लेकिन बिहार में जो एक्टिविटी बसपा ने दिखाई है वो बेहद कमाल की है दोस्तों। क्योंकि बिहार में अभी चुनाव अक्टूबर नवंबर में है और 9 महीने पहले ही बसपा ने बिहार चुनाव के लिए तैयारी पूरी शुरू कर दी है। और आज बसपा ने पहली रैली बिहार में कर दी है। अभी तक किसी ने बिहार में कोई रैली नहीं की है, लेकिन बसपा ने आज पहली रैली कर कर सभी को चौंका दिया है। बसपा की जो तमाम नेता हैं वो इस समय बिहार में डेरा डाले हुए हैं। रामजी गौतम जी के नेतृत्व में बिहार में एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई, एक शानदार रैली उसे कह सकते हैं। इस रैली में जो वक्ता आए थे वो शानदार वक्ता थे। उनके भाषण को सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मैं उनके भाषणों का अंश भी आपको सुनाऊंगा। रामजी गौतम ने भी किस तरीके से भाषण दिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बिहार की बात करना चाहता हूँ। बिहार में 243 सीटें हैं और अभी बिहार को लेकर जो ऐलान हुआ है वो यही कि जो बीएसपी है सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। अपने दम पर बिहार में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो हर राज्य में ऐसे करते हैं, लोग दावा करते हैं, लेकिन इस बार का दावा बड़ा स्ट्रांग किया जा रहा है, बड़े स्ट्रांग तरीके से किया जा रहा है। बिहार में बसपा की एंट्री से जो विरोधी हैं खासतौर से उनकी नींद उड़ी हुई है। नीतीश कुमार पर आज रामजी गौतम बहुत ज़्यादा हमलावर नजर आए और कहा तो ये भी जा रहा है कि बिहार में जो आरजेडी है वो बसपा से गठबंधन करना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी बिहार में एक्टिव हुई है उसने कहीं ना कहीं सबको चौंका दिया है। तो सोचिए दोस्तों, नवंबर में चुनाव है और अभी से बीएसपी वहाँ जनसभा कर रही है, रैली कर रही है और वहाँ कई सारे सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, एक जयंती समारोह बसपा करने जा रही है पटना में और संत रविदास जी की जयंती के मौके पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पटना में होने जा रहा है। बीएसपी के तमाम नेता यहाँ रहेंगे। रामजी गौतम रहेंगे, अहिरवार रहेंगे, सुरेश राव जी रहेंगे, अनिल कुमार जी रहेंगे, शंकर महतो जो बसपा के अध्यक्ष हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो रैली के तुरंत बाद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो जाहिर तौर पर यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश विरोधियों को देने की कोशिश कर रही हैं मायावती जी, क्योंकि उनके तमाम नेता इस समय बिहार में एक्टिव हो गए हैं और ये यहाँ जताया जा रहा है कि हमें कम मत आंको, हम अब एक्टिव हो चुके हैं। यूपी में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो विश्वनाथ पाल जी हैं वो लगातार अपने काफिले के साथ लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं और बिहार में अपनी अलग ही धमक बसपा दिखा रही है। गठबंधन होगा कि नहीं होगा ये तो आखिर में पता चलेगा, लेकिन अपनी जो तैयारी है बसपा ने पूरी तरीके से शुरू कर दी है। पूर्वी चंपारण के पिपरा में किस तरीके से रैली हुई, क्या कुछ कहा गया, वो भाषण आपको ज़रूर सुनना चाहिए। एक ऐतिहासिक भाषण आज दिया गया कि जब बीपी सिंह की सरकार बनी थी तो किस तरीके से बीएसपी ने उनका समर्थन किया था बाहर से और शर्तों के साथ किया था समर्थन। जो आज मंडल कमीशन लागू हुआ, जो बाबा साहब को भारत रत्न मिला, अगर बीएसपी नहीं होती तो ये सपना कभी भी नहीं पूरा होता। मुझे लगता है इस भाषण को आपको सुनना चाहिए। रामजी गौतम ने भी अच्छा भाषण दिया है। बिहार में एक शानदार एंट्री बसपा की हुई है। इस रैली में क्या कुछ कहा गया आइए आपको दिखाते हैं। इसी बिहार के धरती के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और कर्पूरी ठाकुर, मानवर कर्पूरी ठाकुर ने कांसी राम साहब द्वारा 5 दिवसीय आयोजित उस कार्यशाला में कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था, मैंने भारत के इस देश के कई बड़े बड़े संगठनों को देखा, कई बड़े बड़े संगठनों को देखा, लेकिन आज तक इस भारत में कांसी राम जैसा व्यक्तित्व, कांसी राम के जैसा अनुशासित और कांसी राम साहब के तैयार किया हुआ जैसा अनुशासित संगठन आज तक मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। ये काम ये मानवर हमारे इस बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा और जब मानवर कांसी राम साहब को संबोधन करने का मौका मिला तो मानवर कांसी राम साहब ने कहा कि मैंने भारत के सभी राज्यों में दौरा किया, लेकिन आज मुझे बिहार का एक गुदरी का लाल मिला, कर्पूरी ठाकुर, जो कांसी राम और बाबा साहब के विचारों को बढ़ाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाने का काम किया। सम्मानित साथियों, इस बिहार की धरती पर
कर्पूरी ठाकुर भी मानवर कांसीराम साहब से प्रेरित हुए और मानवर कांसीराम साहब और बाबा साहब के विचारों को बढ़ाने का काम किया। लेकिन धन्य है मानवर कांसीराम साहब उतना ही नहीं रुके। 89 में चुनाव होती है, 89 में हमारे 3 सांसद चुनाव जीत के आते हैं। बिजनौर से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जीत के आती है, पंजाब से हरलखन सिंह जीत के आते हैं, पंजाबी जीत के आते हैं, और एक हमारे सांसद रामकृष्ण यादव जीत के आते हैं। 3 सांसद हमारे जीत के आते हैं। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है। बीपी सिंह को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं पूरता है, तो बीपी सिंह जो है एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने के लिए गोलबंदी होती है, एक मोर्चा बनता है। उस मोर्चा का नेतृत्व बीपी सिंह कर रहे थे। बीपी सिंह ने मानवर कांसीराम साहब और बहन कुमारी मायावती से संपर्क साधते हैं, कहते हैं कि आप अगर समर्थन दे दे तो मैं कांग्रेस को रोकने में कामयाब हो जाऊंगा। मानवर कांसीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने कांसीराम साहब बीपी सिंह से बोलते हैं कि ठीक है राजा बीपी सिंह जी, मैं आपको समर्थन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारे शर्तों को मानना पड़ेगा। बीपी सिंह ने कहा, राजा बीपी सिंह ने कहा कि आप जोन मंत्रालय लेना चाहते हो, आपके पास 3 सांसद हैं, तीनों सांसद को कैबिनेट का जैसा मंत्रालय लेना चाहते हैं वह मंत्रालय राजा बीपी सिंह प्रधानमंत्री देने के लिए तैयार था। लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती, धन्य है मानवर कांसीराम साहब, उन्होंने कहा कि मुझे इस दिल्ली की गद्दी में मंत्रालय नहीं चाहिए, मुझे इस दिल्ली के सरकार में मंत्रालय नहीं चाहिए, मुझे वह चीज चाहिए। सबसे पहला उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस देश में संविधान के निर्माता, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना पड़ेगा, यह मुझे चाहिए। दूसरा मांग उन्होंने रखा, इस देश में आजादी के बाद से ओबीसी समाज जिसकी आबादी देश में 52% है, आज तक इसका अधिकार नहीं मिला, राजपाट में अधिकार नहीं मिला, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, शिक्षा में अधिकार नहीं मिला, नौकरी में अधिकार नहीं मिला। तो मानवर कांसीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी राजा बीपी सिंह प्रधानमंत्री से कहते हैं कि राजा बीपी सिंह, ये लंबे समय से पिछड़े समाज की उपेक्षा हो रही है, हम आपको समर्थन देंगे, लेकिन आपको मंडल कमीशन की सिफारिश जो पिछड़े समाज के आरक्षण लंबे समय से बाधित है उसे लागू करना पड़ेगा। बीपी सिंह ने दोनों बात को स्वीकार किया। तीसरा मांग बीपी सिंह से बहन कुमारी मायावती जी और मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि राजा बीपी सिंह आप प्रधानमंत्री बनो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर जगह जगह पर दंगाएं हो रही है, जगह जगह पर आरएसएस कंपनी के लोग रथ निकाल करके इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाना चाहते हैं। तो मानवर कांसीराम साहब बहन कुमारी मायावती ने कहा कि तीसरा प्रस्ताव है कि आपको सख्ती से इस देश में अमन चैन भाईचारा पैदा करना पड़ेगा। इस देश के जो भी हमारे बसिंदा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हमारा दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सब समाज के गरीब है, भारत के धरती पर जो जन्म लिया है सब हमारा भाई है, किसी के ऊपर कोई जुल्म जाति नहीं होना चाहिए। यह बात मानवर कांसीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने करने का काम किया। सम्मानित साथियों, बीपी सिंह तीनों बातों को स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने के बाद जब वह मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं, जब वह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि देना चाहते हैं, तो चूंकि कांग्रेस के विरोध में बीजेपी के समर्थन से बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करना चाहते थे, तो भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ा हिंदू का ठेकेदार बना हुआ है, हम पिछड़ों समाज को हिंदू के नाम पर ठगने का काम कर रहा है। जब पिछड़ों के आरक्षण की बात हो रही थी, जब पिछड़े के बेटा बेटियों के शिक्षा में आरक्षण की बात हो रही थी, पिछड़े समाज के बेटा बेटियों को नौकरी में आरक्षण की बात हो रही थी, तो यही बीजेपी कंपनी के लोगों ने बीपी सिंह को धमकी दिया कि अगर मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करते हैं, अगर बैकवर्ड समाज को, पिछड़े समाज को आरक्षण देने की बात करते हैं, तो आपकी सरकार नहीं चलने देंगे, आपकी सरकार से हम समर्थन वापस ले लेंगे। सम्मानित साथियों, हमें समझना पड़ेगा, दोस्त और दुश्मन को समझना पड़ेगा। और जो कांग्रेस एंड कंपनी इस देश में संविधान बचाने के नाम पर, इस देश में संविधान बचाने के नाम पर जो हमारा वोट लेकर के ठगने का काम किया, दलितों को ठगने का काम किया, मुसलमानों को ठगने का काम किया, पिछड़ों को ठगने का काम किया, उस कांग्रेस एंड कंपनी के नेता राजीव गांधी मंडल कमीशन के विरोध में 3 घंटा पानी पी कर भाषण देने का काम किया। इसीलिए मानवर कांसीराम साहब ने कहा
कि कांग्रेस और बीजेपी एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। अगर बीजेपी नागनाथ है तो कांग्रेस सांपनाथ है। और कांग्रेस और बीजेपी के साथ जितनी भी पार्टियां लटकी हुई है, कोई बीजेपी के साथ लटकी हुई जैसे नीतीश कुमार एंड कंपनी है, कांग्रेस के साथ लटकी हुई लालू एंड कंपनी है, बहुत सारा कंपनी लोग लटका हुआ है। जब कांग्रेस और बीजेपी नागनाथ और सांपनाथ है तो उसके साथ लटकी हुई जो पार्टियां वो आस्तीन के सांप है, वो आस्तीन के सांप है, हरे घास की हरे सांप है। इसलिए सम्मानित साथियों, इस देश में अगर अपनी भला चाहते हो, अपनी तरक्की चाहते हो, अपनी डिग्री बनाना चाहते हो, अपना राजपद अधिकार लेना चाहते हो, इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो, अपन बेटी बहन की इज्जतों का मान सम्मान सुरक्षा चाहते हो, तो कांग्रेस और बीजेपी से दूरी बना करके इस देश में आपकी ही ऐसी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मान करके एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडा हाथी निशान पर देना पड़ेगा। यही आपकी अपनी पार्टी है, यही आपका भला करेगा। सम्मानित साथियों, मानवर कांसीराम साहब बहन कुमारी मायावती जी ने आपके अधिकार की लड़ाई लड़ा, लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भारत रत्न की देने की बात जब कैबिनेट में जब लाया, जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की बात आई, तो उधर कांग्रेस धमकी दिया कि अगर मंडल कमीशन लागू करोगे तो पूरे देश में विधि व्यवस्था खराब कर देंगे। बीजेपी धमकी दिया कि मंडल कमीशन लागू करोगे तो तुम्हारा सरकार नहीं चलने देंगे। धन्य है मानवर कांसीराम साहब, जब बात को बीपी सिंह मानने में जब देर किया तो 45 दिन तक बोर्ड क्लब मैदान दिल्ली में मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन देने का काम किया। मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करो, वरना गद्दी खाली करो का नारा बुलंद करने का काम किया। और धन्य है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो पार्लियामेंट हाउस में 3 पार्लियामेंट मेंबर को लेकर के सदन के अंदर आपको अधिकार दिलाने के लिए, दबे कुचले समाज, पिछड़े अति पिछड़ा का अधिकार दिलाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी पार्लियामेंट हाउस में गरजने का काम किया। सम्मानित साथियों, जब 45 दिन तक धरना प्रदर्शन जारी रहा तो इस देश के पिछड़ों के नेता बीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री की हैसियत से आपके इस दिल्ली के राजपाट में जो थे, उन्होंने मानवर कांसीराम साहब से संपर्क किया कि मानवर कांसीराम साहब, जो लड़ाई हम नुनिया मल्लाह कानू कुर्मी तेली सूरी जादव कुर्मी को लड़ना चाहिए, जो पिछड़े समाज को लड़ना चाहिए, मंडल की जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही, जिस लड़ाई के ही शोषित पीड़ित को लड़ना चाहिए। कांसीराम साहब, आप एक दलित का बेटा होकर के, आप चमार का बेटा होकर के हमारी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। आप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद आप दूसरा भगवान है। आप बहन कुमारी मायावती जी हमारी लड़ाई पार्लियामेंट हाउस में लड़ रही है। दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों और आदिवासियों को राजनीति के मुख्य धारा में लाने वाले बाम सेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और आज की पूर्वी चंपारण जिले में चकई विधानसभा की, पिपरा विधानसभा की इस बैठक में हमारे बीच में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष शंकर महतो जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष कुणाल किशोर जी, राजगीर राम जी, और हमारे जिले के अध्यक्ष मथुरा प्रसाद जी, और हमारे जो जिले के प्रभारी हैं नागेंद्र साहनी जी, और साथ ही चांद भाई जी के साथ में तमाम मेरे वरिष्ठ साथीगण जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं मंच पर बैठे हुए, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ ही मेरे सामने तमाम मेरी माताएं, बहनें, युवा और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उन लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और आज की ये सफल मीटिंग ये संदेशा भेज रही है नीतीश कुमार जी के कुशासन को और आरजेडी के परिवार को भी कि अब
आपकी छल की जो राजनीति है चलने वाली नहीं है। अब बहुजन समाज के लोग अपना हक अधिकार बिहार में रह करके रहने वाले हैं। ये अंगड़ाई दिखाई पड़ रही है और जैसे जैसे नीला झंडा पूरी ताकत के साथ में बिहार में बढ़ रहा है, वैसे वैसे नीतीश कुमार जी की और आरजेडी वालों की नींद रात में गायब होती नजर आ रही है। उन्हें मालूम हो गया है बहुत दिनों तक ये गरीब बहुजन समाज के लोगों को दबा के नहीं रख सकते, उनको अधिकार देना पड़ेगा। लड़ाई अधिकार की है, लड़ाई संवैधानिक अधिकारों की है, लड़ाई सत्ता की है। और सत्ता किस लिए? आप सब उन्हें जमीनें दिलवाइए, शिक्षा का माहौल बनाइए, स्कूल खुलवाइए, लेकिन कांग्रेस के लोग बाबा साहब की बातों को अनसुना कर देते थे। तमाम प्रयासों के बाद बाबा साहब ने कहा देश का बंटवारा हो गया, 56 लाख हेक्टेयर जमीन जो लोग छोड़ करके भारत में गए, वो 56 लाख हेक्टेयर जमीन इस देश के बहुजन समाज के लोगों को बांट दीजिए ताकि ये लोग भी अपने मकानों में रह सके, अपनी जमीनों पर खेती बाड़ी कर सके। लेकिन कांग्रेस और इन कंपनी ने इस बात को नकार दिया, कहा नहीं हम आपको ये जमीनें नहीं दे सकते। उनके लोगों ने कहा अगर ये जमीनें बहुजन समाज के लोगों को बांट दी जाएंगी तो हमारे हवेलियों में, हमारे खेतों में काम कौन करेगा? ये सोच कांग्रेस की रही और उसी सोच को लेकर के आज नीतीश कुमार चलते हैं, उसी सोच को लेकर के आज आरजेडी वाले भी चलते हैं। आप सबको मालूम भी है 2007 में डी बंदोपाध्याय कमीशन बनाया गया था बिहार के अंदर, जमीन को बंटवारे को लेकर के कहा भूमि सुधार कानून होगा जिसमें तमाम जो भूमिहीन लोग हैं, जो उनके पास घर नहीं है, उन लोगों को 10-10 डेसिमल जमीन देने का काम बिहार में किया जाएगा। 10-10 डेसिमल जमीन देने का काम किया जाएगा। और 2009 से लेकर के 2025 हो गया, नीतीश कुमार जी ने कोई भी जमीन देने का काम नहीं किया। जमीन दिया क्या आप लोगों को? और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम एक हेक्टेयर जमीन, यहां पे जो 74% की आबादी गांव में बिहार में रहती है, उसके पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए, वो खेतों पे मजदूरी करते हैं, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, ऐसे परिवारों को एक हेक्टेयर जमीन देने का काम। तो इस रैली में पहुंचे तमाम नेता काफी ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं और मोटिवेटेड लग रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है पटना में रविदास जयंती के मौके पर। रैली में जो भी बातें कही गई, जो भाषण आपने सुना, वो भाषण आपको कैसा लगा? बिहार में जिस तरीके से बसपा ने तैयारी शुरू कर दी है चुनावों की, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।